हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्वागत और इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड बॉर्डर्स में। दोस्तों, आज हम मिडिल ईस्ट में बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स पर एक सरसरी से निगाह डालने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल यूनिट नहीं, बल्कि इतिहास, मजहब, सियासत और शक्ति संतुलन यानी पावर ऑफ बैलेंस का एक विस्फोटक संगम। हर कुछ सालों में ये इलाका दुनिया के सबसे बड़े क्राइसिस का सेंटर बन जाता है और 2024 से लेकर 2025 तक यहाँ एक बार फिर से यही सब कुछ हो रहा है। एक तरफ अभी गज्जा की रात ठंडी भी नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी इस बार पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया है। यमन में शांति के बजाय फिर से धमाके हो रहे हैं। सीरिया की नींद फिर से टूट गई है और कई अरब देशों में जनता अलग अलग कारणों से सड़कों पर उतर आई है। तो सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट फिर से क्यों उबल रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ सकता है। आइए इसे परत दर परत जानते और समझते हैं। 2023-24 में इजराइल और हमास के बीच हुआ टकराव दुनिया भर में सुर्खियों में रहा। गज्जा में अभी जो कुछ भी हो रहा है, दुनिया भले ही उसे युद्ध कह रही हो, लेकिन हकीकत में ये एक नरसंहार यानी जेनोसाइड, कत्लेआम, नस्ली सफाया है। ये इंसानी तारीख का अकेला ऐसा जेनोसाइड है जिसे दुनिया ने लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए देखा। इसमें हजारों जानें गई। गज्जा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और इजराइल की अंदरूनी राजनीति में भी बहुत गहरे बदलाव आ गए हैं। जैसे नेतन्याहू सरकार की आलोचना अपने ही देश में बढ़ गई है। गज्जा के पुनर्निर्माण यानी रिहैबिलिटेशन का कोई ठोस प्लान नहीं है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की शुरुआत तक गज्जा में 70% आबादी को खाने और पीने की आपूर्ति मुश्किल हो गई है। 2025 का ईरान 2015 या 2020 जैसा नहीं है। पश्चिमी देशों की थकान और ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर में होने वाले बदलावों ने उसे नई एनर्जी दी है। हालांकि इसमें बस यही फैक्टर्स नहीं है, बल्कि इसमें उसकी अपनी खुद की भी वो मेहनत भी शामिल है, जहां उसने पिछले कई दहाइयों में इंटरनेशनल इकोनॉमिक सैंक्शंस को झेलते हुए मिलिटरीली और इन टर्म्स ऑफ डिफेंस खुद को काफी मजबूत बनाया है। जैसे ईरान ने चीन और रूस से गहरे ट्रेड और मिलिट्री संबंध बनाए हैं। अमेरिका और यूरोप भी उससे अब किसी भी खुले हुए टकराव से बचना चाहते हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बार फिर से चर्चा में है। इन तमाम पहलुओं के साथ साथ ईरान के भी जो रीजनल सहयोगी हैं दूसरे, जैसे लेबनान के हिजबुल्ला, यमन के अंसारुल्लाह यानी हूथी, इराक का कुव्वतुल हशद अश-शाबी जिसे पीएमएफ ग्रुप यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है, और सीरियन मिलिशिया, ये सभी एक साथ एक्टिव हैं। इससे न सिर्फ इजराइल बल्कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात में भी जबरदस्त चिंता है। आइए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ वक्त पहले सऊदी और ईरान ने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सऊदी अरब बनाम ईरान सही माने में दोस्ती थी या महज एक दिखावा था। 2023 में बीजिंग की मध्यस्थता से सऊदी अरब और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल हो गए थे। ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट था जिसने सबको चौंका दिया। लेकिन 2025 तक आते आते हालात कुछ और कह रहे हैं। जैसे यमन में फिर से हुसियों और सऊदी सपोर्टेड फोर्सेस के बीच झड़पें शुरू हो चुकी हैं। बैक चैनल डायलॉग थम गए हैं और सीमा पर टकराव भी बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक शांति का भ्रम था। असल में दोनों देश अपनी अपनी बैलेंस ऑफ पावर की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ सीरिया के पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हैं। सीरिया का संघर्ष एक दशक से भी ज्यादा पुराना है। हालांकि 2020 के बाद से ये कंपैरेटिवली पीसफुल लग रहा था, लेकिन 2025 में यहाँ एक्टिविटीज फिर से बढ़ गई। तुर्की ने नॉर्दर्न सीरिया में फिर से फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है। रूस, जो सीरिया का मुख्य सहयोगी था, अब यूक्रेन की जंग में फंसा हुआ है। कई फौजें फिर से ऑर्गेनाइज हो रही हैं। आईसिस के बचे कुछ एलिमेंट्स कुछ इलाकों में दोबारा एक्टिव हो गए हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में ह्यूमैनिटेरियन और रिफ्यूजी क्राइसिस और सियासी बेयकीनी यानी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी फिर से बढ़ गई है। आइए इसके एक और पहलू की तरफ देखते हैं। और जनता बनाम रूलिंग क्लास। मिडिल ईस्ट के कई देशों में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, बेरोजगारी और महंगाई बिल्कुल अपने पीक पर है। ट्यूनीशिया, जॉर्डन और लेबनान जैसे देश गहरे इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिए गए कर्ज की शर्तों की वजह से सब्सिडी में भारी कटौती हुई है। खाने पीने की चीजों और ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं। करप्शन के खिलाफ भी गुस्सा बढ़ गया है। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति की अथॉरिटेरियन पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मिस्र में नौजवानों के लिए जरूरत भर नौकरियां नहीं हैं। लेबनान की करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ है। एक्सपर्ट अभी से ये अंदाजे लगा रहे हैं, क्या ये एक नया अरब स्प्रिंग हो सकता है। जाहिर सी बात है कि भले ही एक अरब स्प्रिंग ना हो, लेकिन इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। अमेरिका अब धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से दूरी बना रहा है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से गया नहीं है। वो अब सिर्फ
काउंटर टेररिज्म और एसेट के प्रोटेक्शन पर फोकस कर रहा है, लेकिन उसने इजराइल और गल्फ के देशों के साथ टेक्नोलॉजी और मिलिट्री से रिलेटेड साझेदारी अभी भी बनाए रखी है। वहीं दूसरी तरफ रूस, जिसकी पकड़ सीरिया में मजबूत थी, अब यूक्रेन में उलझा हुआ है, लेकिन वो सीरिया से बाहर भी नहीं जाना चाहता है। इसका एक तीसरा रुख चीन भी है, जो इन तमाम पहलुओं, इन तमाम बातों के बीच बड़ी ही शांति के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए उसने बंदरगाहों, तेल पाइपलाइनों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट अब सिर्फ इस्लामी दुनिया का भूगोल भर नहीं है, बल्कि सुपर पावर्स के शतरंज की नई बिसात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2025 का मिडिल ईस्ट ना तो पूरी तरह से जंग में है और ना ही पूरी तरह से शांति में। एक लो हीट सिमर की तरह है, जहाँ कभी भी कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। ये उबाल कई परतों से बना है, जैसे गज्जा की राख से, ईरान की आरज़ू और उमंगों यानी उसके एस्पायरेशन से, सऊदी की फिक्रों और चिंताओं से, सीरिया के पुराने जख्मों से और जनता के अंदर पनपते हुए आक्रोश से। इलाके की हर हलचल पूरी दुनिया पर अपना असर डालती है। तेल की कीमतें, माइग्रेशन और ग्लोबल डिप्लोमेसी सब यहीं से प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट का हर कदम सिर्फ वहाँ के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी बहुत मायने रखता है। इस तरह से ये हमारे सामने मिडिल ईस्ट का एक ओवरऑल सिनेरियो था। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्या इनमें से किसी एस्पेक्ट पर अलग से वीडियो बनाया जा सकता है? अगर हाँ, तो हमसे जुड़िए, हमें फीडबैक दीजिए और साथ ही बियॉन्ड बॉर्डर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही एक अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और एक दूसरे को प्यार बांटते रहिए।